नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो या पूरी कांग्रेसी बिरादरी हो, ये लोग भारत के लोगों को समस्या मानते हैं। आदरणीय सभापति जी, मेरे कई कोटेशन मिलेंगे। मैंने दुनिया के सामने कहा है, देश के सामने कहा है, और कहा है इसलिए नहीं, ये मेरा कन्विक्शन है। अरे चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है। हमारे लिए देशवासी समर्थक की पूंजी है। हमारे लिए हर देशवासी भारत का उज्जवल भविष्य का नियंता है, निर्माता है, कर्ता धर्ता है। हम उसको समस्या कैसे कह सकते हैं? ऐसी सोच वाले लोग अपने परिवार का ही भला करेंगे और किसका करेंगे? आदरणीय सभापति जी, देश के लोगों का अपमान करते रहना ये कांग्रेस के स्वभाव में पड़ा हुआ है, उनके संस्कारों में पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रपति जी का अपमान किया। चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी के लिए शब्द कहे गए हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं? भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या बोल रहे हैं लोग? आदरणीय सभापति जी, कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग गरीबी से निकली हुई एक महिला, आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला, जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है। भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है। आपने संविधान का अपमान किया है। आदरणीय सभापति जी, उनको कुछ भी लगता हो, कांग्रेस को ये गुनाह Honorable members, it is now 6 p.m. If the House agrees, we may sit beyond 6 p.m. till disposal of the motion of thanks and the presidential address. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m.? Yes. Thank you. आदरणीय सभापति जी, समय बढ़ाने के लिए मैं आपका और सदन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, बड़ी दर्दनाक लोकसभा की कल फिर दोबारा किया उन्होंने, और उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा था, उसको भी अपमानित किया। यानी आपने नॉर्थ ईस्ट का अपमान, चेयर में बैठा अपमान करो। आंध्र के एक दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा, उसका अपमान करो। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। और ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों को असम की जनता के प्रति बड़ी नफरत है। उनको लगता है कि उसकी जनता ने उनका साथ छोड़ दिया, मतलब उनके दुश्मन हो गए। क्या कभी लोकतंत्र में ऐसे सोचते हैं क्या? मुझे तो तब बहुत पीड़ा हुई थी
जब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, चूंकि इस देश के बहुत ही सम्मानीय व्यक्तित्व है जी, आज भी घर घर में उनको स्मरण करते हैं लोग। उनके प्रति जो भक्ति का भाव है आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उनको इसकी भी कोई परवाह नहीं है। और जिस प्रकार से, और हमारा सौभाग्य था कि हमने भूपेन हजारिका जी के देश के लिए जो उनका योगदान था, नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके से पूरे देश को अपने वाणी से, अपने विचारों से, अपनी अभिव्यक्ति से बांध के रखा था। हमने भारत रत्न देने का निर्णय किया। इस पर भी इनको ऐतराज, और मैं तो हैरान हूं, खड़गे जी अगर होते तो मैं उनकी हाजिरी में कहता ही है। इन्होंने जिस प्रकार से बोला ना भारत रत्न के बाद, वो वीडियो पर उनका चेहरा देखेंगे ना, आपको लगा रहे ये ऐसे लोग हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये कहा, अरे ये तो सिंगर थे। मैं समझता हूं कि ये किसी का भी अपमान करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उसका भी विरोध किया। ये पूरे असम का विरोध है, पूरे देश के कला प्रेमियों का विरोध है। और मुझे पक्का विश्वास है असम कभी भी इस अपमान को भूलने वाला नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। और इसी सदन के माननीय सांसद है वो, और उनको जरा भी दर्द नहीं, वरना आज खड़े होकर के कह सकते थे कि कल जो हुआ इसी सांसद की गरिमा के अनुरूप नहीं था, हमें खेद है। एक शब्द तो बोल लेते, लेकिन सिखों के प्रति उनके मन में जो नफरत भरी पड़ी है, और इसी के कारण उन्होंने कल, और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? आदरणीय सभापति जी, इनकी सरकार रिमोट से चलती थी, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट है। एक 140 करोड़ देशवासियों के सपने, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं, देश के नौजवानों के संकल्प, इनके लिए हम जीते हैं, इनके लिए सरकार चलाते हैं। सत्ता हमारे लिए सुख का रास्ता नहीं है, सत्ता हमारी सेवा का माध्यम है।
मुद्रा योजना, लाखों करोड़ों की मदद मिली, स्वरोजगार को बल दिया। कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट ही नहीं किया। कुछ सैकड़ों में स्टार्टअप बेचारे अपने उनको पता भी नहीं था। और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। और हमारी सरकार में आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। और जब सफलता एक के बाद एक जन सामान्य के दिलों को जीतती है ना, तब जाकर के उनके पास एक ही रास्ता बचा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन उस हमारा याद कीजिए, बीएसएनएल को लेकर के चुटकुले चलते थे, कार्टून बनते थे। आज स्वदेशी 4G स्टैक हमने खड़ा कर दिया। 5G दुनिया में सबसे तेज गति से रोल आउट करने का काम हमने कर दिया। कम्युनिकेशन की नई जनरेशन, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच, इसको हमने आगे बढ़ाया। और इसलिए दर्द जुबान पे आ रहा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आदरणीय सभापति जी, गरीब की सेवा ये मेरा सौभाग्य है। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर देना मैं जीवन में सुकून मानता हूं। बिजली, पानी, गैस का सिलेंडर, टॉयलेट की सुविधा, मुझे लगता है कि हां, परमात्मा ने मुझे सही दिशा में काम करने की प्रेरणा दी है। पहली बार गांव की महिला गर्व से कह रही है, हां मैं लखपति दीदी बनी हूं। तो दूसरी कह रही है, इस साल तक मैं लखपति दीदी बन जाऊंगी। जो बन गई है उनको जब पूछता हूं, नहीं बोले साहब अब तो करोड़पति के लिए सोच रहे थे। ये जो मिजाज बदला है, जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और ऐसे देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद जिस इंसान पर हो, कोटि कोटि माताओं बहनों का जिस पर रक्षा कवच हो, नारे कितने ही लगा लो, कब्र तुम नहीं खोद पाओगे। ये देश की शक्ति, आशीर्वाद रूपी कवच, माताओं बहनों का मेरे प्रति जो भाव रहा है, जिस श्रद्धा भाव से मैंने माताओं बहनों की सेवा करने का काम किया है, जिनको कोई पूछता नहीं था उसको मोदी पूजाता है। यही कारण है, और ये आशीर्वाद ही है जो इनको चूभते हैं, और इसलिए कब्र खोदना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है, ऐसी पटक देती है लोगों को। आदरणीय सभापति जी, हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चले, और आज वो सपना देश के लोगों की ऊर्जा के कारण संकल्प में बदल चुका है। आज कहीं पर भी जाइए, हर कोई ये कहता है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है, और मैं हैरान हूं, कुछ हमारे साथी सदन में इतने निराशावादी
इतने जमीन से कटे हुए लोग, बदलती हुई दुनिया से अनभिज्ञ लोग पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं हम मोदी ये भी 2047 की क्या बोल रहा है, 2047 किसने देगा है? हमारे देश के लिए, आजादी के लिए जो लड़ते थे, जो फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे, जो लाठियां खाते थे, गोलियां खाते थे, जो काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में जिंदगी बिता देते थे, लक्षावधि नौजवान अपने पढ़ाई का, भविष्य का सोचे बिना, कोई परवाह किए बिना सिर्फ देश के लिए सोचने के लिए निकल पड़े थे। क्या उन्होंने कभी ये सोचा होता कि यार हमारे कालखंड में तो आजादी मिलेगी नहीं, कि मैं क्यों करूं? तो क्या देश कभी आजाद होता? ये इतने निराशावादी लोग हैं कि जब मैं डिजिटल इंडिया की बात करता था, मैं फिनटेक की चर्चा करता था, मैं यूपीआई की बात करता था, तो ये कहते थे अरे इस देश में गरीब आदमी मोबाइल फोन पर कैसे पैसों का कारोबार करेगा? 3 साल के भीतर भीतर देश ने दिखा दिया ये हो सकता है। और मैं हैरान था जिस दिन ऐसा भाषण संसद में हुआ, देश का मीडिया भी, मैं भी, ऐसे लोग, उनकी जो इकोसिस्टम है वो नाच रही थी कि देखिए मोदी को तगड़ा जवाब दिया। मोदी ने जवाब नहीं दिया। आपके हाथ में मोबाइल फोन जब यूपीआई से चलता है, काम करता है ना, तो जवाब अपने आप मिल जाता है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के समय एक व्यंग चला करता था और आमतौर पर कहे और सीरियस नेचर की चर्चा में भी आता था, हंसी मजाक में भी आता था। इंडिया मिस द बस, ये कॉमन वर्ड हो चुका भाई, मौका गंवा दिया, बाजी हाथ से चली गई। इंडिया मिस द बस, ये हमेशा होता था। आदरणीय सभापति जी, आज भारत कोई बस मिस नहीं कर रहा है, आज भारत काफिले का नेतृत्व कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, देश का भविष्य उज्जवल बनाना है, वर्तमान भी उज्जवल बनाने के लिए अविरत कार्य करना होता है। हम विकसित भारत के सपने के लाइट में 5 वर्ष की योजना बनाते हैं और हर वर्ष का बजट बनाते हैं और हम दिशा तय करके चलते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए अगला चुनावी लक्ष्य नहीं होता है, हमारा लक्ष्य है 2047 विकसित। अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे, मेरा देश अजरा अमर रहने वाला है और हम देश की युवा पीढ़ी के हाथ में समृद्ध हिंदुस्तान देने का सपना लेकर के चले। जिन बच्चे जो आज जो घर में बालक है ना, उनको भी मैं देख करके क्या सोचता हूं कि मैं इसके हाथ में ऐसा हिंदुस्तान दे करके जाऊं ताकि हमें अपने काम का संतोष हो। 2047 क्यों, 2047 क्यों, ये बातें करते हैं। आदरणीय सभापति जी, आज जिस प्रकार से हम इनिशिएटिव लिए, चाहे स्पेस हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, समंदर की गहराई हो, जल थल नभ अंतरिक्ष, हर क्षेत्र में नए संकल्प, नई ऊर्जा, नए कदम और नई सिद्धियों को लेकर के देश आज आगे बढ़ रहा है। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं, हम आने वाले युग को समझ पा रहे हैं। हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, हम एआई मिशन को लेकर के चल रहे हैं और आज दुनिया मानने लगी है कि एआई मिशन भारत बहुत कुछ दुनिया को दे सकता है। ये विश्वास आज दुनिया में बना है। आज दुनिया में क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ राजनीतिक हथियार बन गया है। हम उस पर फोकस कर रहे हैं ताकि कभी भारत को किसी के पास हाथ फैलाने की नौबत ना आ जाए। आदरणीय सभापति जी, ऐसे तो अनगिनत प्रोजेक्ट हैं
जिसमें विदेश का इन्वेस्टमेंट आना ही आना है, क्योंकि अब हर किसी को अपना भविष्य भारत की भूमि में नजर आ रहा है। हर किसी को अपना भविष्य भारत के टैलेंट के भरोसे नजर आ रहा है। हर किसी को भविष्य भारत के उज्जवल भविष्य के साथ खुद के उज्जवल भविष्य को जोड़ करके दिखता है। और इसलिए दुनिया आज विकसित भारत की बात हम क्यों कर रहे हैं, जिनके दिमाग में नहीं पड़ता है, दुनिया को समझ आ रहा है कि भारत ने सही दिशा पकड़ी है। चलो अब चर्चा वहां चल रही है, कहीं हम बस न चुक जाए। कल तक चर्चा चलती थी इंडिया बस मिस करता है, अब दुनिया को लगता है अब हम लेट न हो जाए, वहां आने की स्पर्धा चल रही है। आदरणीय सभापति जी, आने वाला समय भारत के लिए अवसरों से भरा हुआ है, भारत के नौजवानों के लिए अवसरों से भरा हुआ है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए मैं पूरी संभावनाएं रेखांकित कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं, और उसके दिशा में नीतियां बनाकर हम आगे चल रहे हैं। हम इसको और मैं चाहता हूं, मेरे देशवासियों को निमंत्रण देता हूं, और मैं देशवासियों को आज सदन से भी कहना चाहूंगा, मैंने मन की बात में भी इसका उल्लेख किया था, मैं यहां पर सभी माननीय सांसदों से भी कहूंगा कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को बताइए, जब दुनिया भर में इतने अवसर पैदा हुए हैं, उसको स्थायित्व तब मिलता है जब हम उत्तम प्रकार की चीजों को लेकर के जाए, हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज न करें। मुनाफा कम क्यों न हो, लेकिन क्वालिटी को हम निरंतर उत्तम करते जाएंगे। इनोवेशन करना पड़ेगा, करेंगे, रिसर्च करना पड़ेगा, करेंगे, प्रोडक्ट में मटेरियल बदलना पड़े तो बदलेंगे, लेकिन हम दुनिया में क्वालिटी की दृष्टि से उत्तम हो, तब जाकर के जो आज राजनीतिक दृष्टि से जो निर्णय होते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए हमने पीछे नहीं रहना चाहिए। मेरे देशवासियों से मैं आज यही आग्रह करूंगा कि आप क्वालिटी के विषय में मेरा साथ दीजिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज न करिए। आप देखिए, दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत, इसके लिए गीत गाने लग जाएगी। आदरणीय सभापति जी, मैं कांग्रेस के मित्रों का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम मुझे, उनको पता था, पहले प्रयोग कर चुके थे, पिछले 10 साल में मुझे 5-6 बार इस प्रकार से बोलने से रोका गया, तो उनको मालूम था एक बार शुरू होता हूं तो रुकता नहीं। और मैंने कहा था एक बार, एक अकेला, तो अब अनुभव से सीख गए हैं कि इसमें कोई दाल गलने वाली नहीं है, तो समझदारी से काम लिया, और ऐसी समझ उनको निरंतर मिलती रहे, ये भी मैं प्रार्थना करता रहूंगा। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के उद्बोधन में योगदान देने वाले सभी सांसदों का भी आभार व्यक्त करता हूं। जो भी उत्तम विचार यहां प्राप्त हुए हैं, उत्तम विचार देश की प्रगति में जरूर काम आएंगे, ऐसा मैं विश्वास देता हूं। और आदरणीय राष्ट्रपति जी का इस संबोधन के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।